स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री से आज यूटिलिटी सेंटर की महिलाओं ने मुलाकात की है रायपुर में। कल्पतरू मल्टी यूटिलिटी सेंटर की ये सेरी खेड़ी की ये महिलाएं थीं और इन्होंने 6 महीने में 1.10 करोड़ का कारोबार किया, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने इस सेंटर की महिलाओं की न केवल तारीफ की है बल्कि सेंटर को 15 लाख रुपए देने की घोषणा भी उन्होंने। आज भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में इस मौके पर मुख्य सचिव आरपी मंडल, विद्युत कंपनियों के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उनके सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, एमटी डिस्ट्रीब्यूशन मोहम्मद अब्दुल कैसर हक शामिल रहे। इनके अलावा विद्युत कंपनियों के चेयरमैन, अधिकारी और क्रेडा के अधिकारी भी मौजूद थे। रायपुर में कल बीजेपी की बड़ी वर्चुअल रैली होने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली से प्रदेश के लगभग 3 लाख लोगों के जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जानकारी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दी, जिसमें रमन सिंह, सरोज पांडे और कई बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि बीजेपी इस वर्चुअल रैली के जरिए 25 लाख घरों तो केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएगी और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत है। पार्टी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी लोगों तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है और जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो उसमें नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की ये वर्चुअल रैली है, उसमें कितने लोग शामिल होंगे और क्या प्लानिंग है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के दूसरे शासन कार्यकाल का एक शानदार साल पूरा हुआ है, जिसमें धारा 370-35A का खात्मा, नागरिकता संशोधन बिल, राम जन्मभूमि विवाद सुलझा है और ट्रिपल तलाक बिल जैसे कानून पास हुए हैं। तो ये सब एक साल में बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। इसको भारतीय जनता पार्टी एक एक घर तक पहुंचाना चाहती है और ये जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पार्टी ने हर जिला स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और हमारे मोर्चा और प्रकोष्ठ के लोगों ने भी पहुंचाया है। और उसी कड़ी में कल 28 जून 12:30 बजे एक बड़ी वर्चुअल रैली यहां पर होने वाली है, जिसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संबोधित करेंगे। और इसमें हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से सिस्को, वेबएक्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक देकर 10 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है विष्णुदेव साय और ये उन्होंने बताया कि किस तरह से कल 10 लाख लोग करीबन इस वर्चुअल रैली के जरिए, उनका लक्ष्य है कि 10 लाख लोग जुड़े और इसके जरिए केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी उपलब्धियां पहुंचानी है और उसके साथ ही आगे की जो क्या रणनीति है उस पर भी बात की जाएगी। कैमरा पर्सन। मैं चीन गई थी, हाल में नहीं गई थी, आज से 6 साल पहले गई थी और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का नेतृत्व करने के लिए गई हुई थी। वहां पर एक जो हमारा वहां की महिलाओं के साथ में संवाद था, उस पर गई हुई थी। झूठ की भी हद है। कांग्रेस ने जिस विषय को डाला है पूरी जानकारी करके करना चाहिए तो विषय स्पष्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी पे प्रश्न खड़ा होता है तो जैसा नेता बाकी कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार से जिन विषयों पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और हमारा विषय बहुत लाजमी है, इस विषय पे हमने राजनीति नहीं की है। जो प्रश्न हमने जवाब मांगा है वो जवाब आज तक आया नहीं है। हम पर प्रश्न करने का साहस अभी कांग्रेस के पास में, यह नैतिक साहस नहीं है। कांग्रेस ये नैतिक साहस अगर करने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब है कि
कि विषय को दूसरी ओर मोड़ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा और कांग्रेस के भी ट्विटर पे एक विषय खड़ा किया है कि मैं क्यों कही, मैं इस विषय को कहना चाहती हूँ कि एक तो जवाब देने का कोई विषय बनता नहीं। आज से 6 साल पहले मैं जब चाइना गई तो कांग्रेस को भी वो जानकारी करनी चाहिए। इधर झीरम घाटी नक्सली हमले में प्रत्यक्षदर्शी मामले की जांच कर रही एनआईए के दफ्तर आज पहुंचे, लेकिन उन्होंने एनआईए के अधिकारियों के सामने कोई बयान नहीं दिया। दौलत रोहड़ा और रेहान खान झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्हें एनआईए ने नोटिस देकर रायपुर के मौली श्री विहार स्थित दफ्तर में तलब किया था और बयान दर्ज कराने का नोटिस भी दिया था। दोनों दफ्तर पहुंचे जरूर, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। दरअसल दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ ही याचिका दायर कर रखी है। पहले मेरा 3 महीना पहले भेजा था, लॉकडाउन हो गया था और दोबारा भेजा है और मैंने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी एक कॉपी एनआईए के पास भी है और मैंने उनको बता दिया है कि मैंने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। अभी मैं किस तरह की याचिका लगाई? देखिए 7 साल से एनआईए ने कोई जांच नहीं की सही ढंग से। जब ये घटना हुई थी 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे एनआईए से फ़ोन आया था, मुझे तारीख लिखी हुई है। उसके बाद मैं उनके यहाँ जगदलपुर में एनआईए को बयान भी देने गया था, बिना बुलाए। मैं वहाँ काम था तो मैं गया था, बयान देने भी गया था। उस समय उनके अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बयान आपका लेंगे, लेकिन बयान नहीं लिया। और 7 साल बाद जब हमने याचिका लगाई है उसके बाद इन लोग कैसे बयान लेने आ रहे हैं? मुझे बयान के लिए बुलाया गया था एनआईए की तरफ से, तो मैंने अब एक आवेदन दिया हूँ यहाँ पर कि मुझे नेक्स्ट डेट दी जाए, क्योंकि मैं न्यायिक जांच का भी बयान दे चुका हूँ जगदलपुर में जाकर। तो वहाँ पर जो मैंने बयान दिया है उसकी कॉपी वकील साहब के पास में है। तो पहले मैं उसको टैली कर लूँ, क्योंकि बयान एक जैसा होना चाहिए ना। पता चल रहा वहाँ मैं कुछ बता दिया और यहाँ कुछ मतलब फेर हो जाए। तो नहीं पूछे तो नहीं उन्होंने मुझसे, मैंने आवेदन ही दिया उनको और मैंने उनको नेक्स्ट डेट की मतलब टाइम मांगा है कि मुझे अगला समय दिया जाए। तब चूँकि मंडे का टाइम मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने बोला मंडे को भी मतलब पॉसिबल नहीं है मेरा बयान देना, क्योंकि हमारे वकील साहब आउट ऑफ शहर है। तो उनकी वजह से मतलब मैं जब तक उनसे मैं उस कॉपी को ना ले लूँ और उसको टैली ना कर लूँ, तब तक मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। 7 जून से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रायपुर में आज डीजल के दाम 78 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए और वहीं पेट्रोल के दाम 79 रुपए 14 पैसे हैं। आपको बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी वृद्धि देखी गई। देखिए सर इस ग्राफिक्स के जरिए 20 जून को क्या दाम था और 21 जून को फिर से दाम बढ़ गया। लगातार पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है। फिर इसके बाद 22 जून को फिर से डीजल पेट्रोल दोनों महंगा हो गया। फिर 23 जून को फिर से इसमें इजाफा हुआ और 77 रुपए डीजल 18 पैसे, पेट्रोल 78 रुपए 55 पैसे पहुंच गया। 24 जून को 77 रुपए 64 पैसे। हालांकि कुछ पैसों का ही इजाफा हुआ इसमें, लेकिन धीरे धीरे कैसे पेट्रोल बढ़ता चला गया और कितना बड़ा अंतर आ गया डीजल और पेट्रोल के दामों में, ये हम आपको बता रहे हैं। और 26 जून आज देखिए, आज स्थिति ये है 78 रुपए 91 पैसे, 78 रुपए 14 पैसे डीजल और 79 रुपए 14 पैसे पेट्रोल हो गए। तो 18 जून से लेकर आज तक की ये स्थिति देखिए। जून से जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू है वो लगातार अब तक बढ़ रहे हैं और ये जो पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते अगर हम बात करें तो आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी रायपुर में आज पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जय जवान पेट्रोल पंप के पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं जो मैनेजर हैं। सर आज क्या है दाम? आज का पेट्रोल का दाम है 7914 79 रुपए 14 पैसे और डीजल का दाम है 78 रुपए 14 पैसे। लगातार बढ़ रहे हैं। ये 7 तारीख से लगातार आज 27 तारीख है, लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों का गुस्सा भी देखने मिलता है कि पेट्रोल भराने आते हैं। जी मिलता है, गुस्सा देखने को मिलता है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं इससे किस तरह की परेशानी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई भी इससे बढ़ेगी और अभी जो समय रहा है
खतरनाक और लॉकडाउन भी लगातार है, काफी कुछ परेशानी हो रही है। हाँ, ये जो पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए हैं, डीजल के तो और भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल से भी ज्यादा, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि महंगाई और बीजेपी जो चल रही है अभी, उसमें तो महंगाई और ये सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं, ये तो कम होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार के अनुमति देने के बाद भी यात्री बसें अभी नहीं चल पा रही हैं। वजह है, बस मालिकों ने अपनी समस्याएं राज्य सरकार के सामने रखने का फैसला किया है। अब इस संबंध में जल्द ही बस मालिक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं। बस मालिकों की ये मांग है कि बसों के संचालन बंद रहने की अवधि के बाद 6 महीने का टैक्स भी माफ किया जाए, डीजल के रेट में 50% तक की कटौती की जाए, फॉर्म के और फॉर्म एम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में आज भी यात्री बसों की सुविधा जो सेवा है वो शुरू नहीं हो पाई है। राजधानी रायपुर का ये जो पंडरी बस स्टैंड है, यहाँ से बसें रवाना होती है और आप देख सकते हैं कि बसें अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और किसी तरह की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही, न उनकी सफाई की जा रही है, न उन बसों के जो मालिक है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, न उनके जो बस चालक है या कंडक्टर, कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बसें जैसी की तैसी खड़ी हुई हैं। हालांकि राज्य शासन ने ये अनुमति दे दी है और आदेश भी दे दिया है कि राज्य में बसें चलाई जाए, एक जिले से दूसरे जिले तक बसें चलाई जाए, लेकिन बस जो ऑपरेटर संघ है उनकी अपनी मांगे हैं और उसको लेकर कल ये कहा जा रहा था कि परिवहन मंत्री से मुलाकात की जाएगी, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ में बस संचालक बसें चलाने के मूड में ही नहीं है। बस संचालकों का कहना है कि सरकार जब तक 6 महीने का टैक्स माफ नहीं कर देती तब तक बस चलाना संभव नहीं है। इसके अलावा उनका कहना है कि 10 से 12 हजार बसों को एक साथ चला पाने में वे सक्षम नहीं है। बस संचालकों का यह भी कहना है कि डीजल के दाम 10 से 12 रुपए बढ़ गए, लिहाजा सरकार राहत उन्हें प्रदान करे, पिछले 6 महीनों का टैक्स भी माफ किया जाए। देखिए, मार्च में जब हमने लॉकडाउन के समय गाड़ियां बंद की थी, उस समय हमारी 10 से 12 हजार गाड़ियां रोड में थी। अब आज शासन बोल रहा है कि गाड़ियां चालू करें और तुरंत तत्काल प्रभाव से चालू करें। एक साथ 10 से 12 हजार गाड़ी तो रोड में ला नहीं सकते, ना चला सकते, और ये व्यवहारिकता भी नहीं है कि इतनी सवारी मिलेगी कि 10 से 12 हजार गाड़ियां रोड में आके चल सकें। तो इसमें 2-3 मांगे हैं हमारी शासन से। सबसे पहली मांग तो है कि हमको निष्प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। जैसे 10,000 गाड़ियां हैं तो हम 3,000 गाड़ी चलाएंगे और 7,000 गाड़ी निष्प्रयोग में रखेंगे, इसकी अनुमति दी जाए। फिर इस महीने के बाद उसके अगले महीने और थोड़ा सा काम खुलेगा तो और कुछ गाड़ी निष्प्रयोग से हम हटाएंगे। तो एक सबसे बड़ी मांग तो हमारी आई फॉर्म वाली है, जो नॉन यूज में गाड़ी रखना है निष्प्रयोग में, ये है। दूसरी चीज हमारी एक मांग है कि आज आप देखेंगे 3.5 महीने से गाड़ी खड़ी है। हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार 6 महीने का हमारा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी कड़ी में 89 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि कल हुई, जबकि 156 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। नए मरीजों में जशपुर से 39, रायपुर से 14, दुर्ग से 14, रायगढ़ से 5, राजनांदगांव से भी 5, बलौदाबाजार से 4, बलरामपुर से 4, कवर्धा से 3, सरगुजा से 1 नए मरीज की पुष्टि हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 647 हो चुकी है, जबकि कुल 2545 कोरोना मरीजों में से 1700 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 13 लोगों की जान भी इसकी वजह से गई। इधर कवर्धा जिले में कोरोना के मामले को लेकर अब तक काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। जिले में कोरोना के केवल 95 मामले सामने आए, जिनमें से 80 संक्रमित मरीज ठीक होकर लौट आए हैं। केवल 15 केस यहां के एक्टिव हैं, जिनमें से 8 की जल्द छुट्टी होने वाली है। संक्रमित मरीजों में 2 लैब टेक्नीशियन और 2 रसोइयों को भी छोड़ दें तो सभी प्रवासी श्रमिक हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। उनसे ही संपर्क में आने से 4 अन्य कोरोना योद्धा संक्रमित हुए। महासमुंद एसपी ने गांजा तस्करी के 3 मामलों का खुलासा किया। 3 मामलों में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 क्विंटल 70 किलो गांजा भी जब्त किया। इसकी कीमत 47 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंघोड़ा पुलिस ने मुखबिर की तला पर नेशनल हाईवे 53 में रियाज ढाबे के पास घेराबंदी की और एक
वाहन को पकड़ा जिसमें प्याज की बोरियों के नीचे 4 क्विंटल 20 किलो गांजा रखा गया था, जिसे जब्त कर लिया गया। इसकी कीमत करीब 42 लाख रुपए है। दूसरे मामले में सरायपाली पुलिस ने एक कार से 40 किलो गांजा जब्त किया। इसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। और तीसरे मामले में 1 लाख रुपए की कीमत का 10 किलो गांजा जब्त किया गया। बाद में सख्ती से पूछताछ करने में बताया कि इसमें गांजा है करके। जब उसकी टोटल उसका तौल कराया गया था तो उसमें 4 क्विंटल 20 किलो के आसपास उसमें गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 42 लाख रुपया है। इसमें एक स्वराज माजदा ट्रक जो कि भिलाई पासिंग दुर्ग पासिंग की गाड़ी है वो जब्त हुआ है और उसमें 2 आरोपी हैं जो कि मूलतः सागर के रहने वाले हैं और कुछ उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिला है और कुछ नकदी रकम भी मिला है। सभी को जब्त कर थाना सिंघोड़ा में 20 BND। और यहाँ रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर में सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छूने लगे हैं। बरसात की शुरुआत हुई नहीं कि यहां पर जिले में सब्जी की किल्लत के कारण थोक सब्जी विक्रेता दूसरे प्रदेशों से सब्जी मंगा रहे हैं और इसकी वजह से टमाटर, बैंगन, गोभी के साथ साथ रोजाना इस्तेमाल में की जाने वाली कोई भी सब्जी हो, सबके दाम 40 रुपए से कम तो नहीं है प्रति किलो। इससे सब्जी लेने वाले ग्राहक काफी परेशान हैं। शहर के गुदरी बाजार में सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों के मुताबिक सब्जी पर उनका खर्च अब दोगुना हो चुका है। हाँ, खीरा 30 है। पहले जो 500 में आती थी वो अब 1000 में आती है। सब्जी डबल लग रहा है, उतनी सब्जी खरीदनी पड़ती है। अभी सब्जियों का रेट तो काफ़ी बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। डीजल पेट्रोल का रेट तो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ा ही है, उसका असर पूरे मार्केटों में देखा जा रहा है। टमाटर पहले 15-20 रुपए किलो ऊपर मार्केट में फुट कर मिल जाया करता, लेकिन अभी 50 रुपए किलो है। इसलिए लोगों को सब्जी तक पहुंचना अब थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब 20-25 किलो था तो 1 किलो ले लिया करते थे, अब हमको पाव तक में आना पड़ा है। बढ़ जा रहा है, टमाटर का भी दाम बढ़ जा रहा है उसमें डीजल पेट्रोल के चक्कर में। डीजल जैसे बेंगलोर से आती है हमारी गाड़ी, तो वहाँ से आने में डीजल का बहुत ज़्यादा खपत होता है, एटलीस्ट 1000-1200 किलोमीटर है, तो उसके चक्कर में दाम में भी बढ़ोतरी है और गाड़ी का जो भाड़ा है वो भी बढ़ जा रहा है। किलो में बात करेंगे तो 34 रुपये, 34-35 रुपये, वही 32 रुपये ऐसे पड़ जाता है। और बाज़ार में कोई 60 बेच रहा है, खुले में कोई 50 बेच रहा है, कुछ। राजनांदगांव में कालाबाजारी के बीच सब्जी की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। जिले में सब्जी बाजार लगाने पर रोक है, सिर्फ ठेले पर सब्जी बेचने की इजाजत मिली है, जिसके चलते ठेले वाले लोगों की मनमानी यहां पर देखने को मिल रही है, मनमाना दाम वसूल रहे हैं। इस बार रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसकी घोषणा होते ही सब्जियों के दाम दोगुने कर दिए गए। हालांकि थोक बाजार में सब्जियां सामान्य रेट पर ही हैं। शहर में आलू 40, टमाटर 60, धनिया 300 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह हरी सब्जियों की कीमत भी 50 के पार है। बिलासपुर में SECR अपने सभी हाई रिस्क वाले ब्रिज पर ऑटोमेटिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहा है, जिससे लगने के बाद नदी नालों के ऊपर बने रेलवे ब्रिज पानी खतरे के निशान के आते ही खुद अलर्ट करेंगे। इससे कि मानसून में रेल परिचालन में होने वाली बाधा और दुर्घटना को रोका जा सकेगा। दरअसल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेनों का परिचालन करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जगह जगह रेल लाइन बिछी हुई है। इसके बीच कई नदी नाले हैं। मानसून के मौसम में खतरे के निशान को जानने के लिए कर्मचारियों को तैनात करना पड़ता था। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प का मामला सामने आया। यह मामला गोंडापारा इलाके का है, जहां पर निगम का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि सड़क का निर्माण करने के लिए यहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और 80 से ज्यादा दुकानों और मकानों के खिलाफ यहां कार्रवाई की जा रही है। इधर दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने CISF जवानों की पिटाई कर दी। इस हमले में SI ML चौहान और आरक्षक विजय कुमार जख्मी हो गए हैं। इन्हें
इनमें से एक शख्स की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। नक्सलियों ने सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर तैनात जवानों की वॉकी टॉकी भी लूट ली और इसके बाद भाग निकले। एसपी अभिषेक पल्लव ने पूरे मामले की पुष्टि की है। इधर दुर्ग पुलिस ने एक नकली नोट खपाने वाले पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग बाजार में लंबे समय से नकली नोट खपाकर अपनी खरीदारी किया करता था। आरोपी डॉक्टर हटरी बाजार दुर्ग में अनाज खरीदने पहुंचा। जब उसने व्यापारी को पैसे दिए तो शक के आधार पर व्यापारियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को बुलवा लिया गया। आरोपी के पास से 8,500 रुपए के नकली नोट, प्रिंटर और नोट छापने के लिए रखे गए कागज भी बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मूल रूप से कोलकाता का निवासी आरोपी डॉक्टर पिछले 15 सालों से दुर्ग के उरला इलाके में होम्योपैथ क्लिनिक चला रहा था। और इधर कवर्धा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना बोड़ला ग्राम मुड़ियापारा की है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, बुरी तरह से रौंद दिया। इसकी वजह से गंभीर रूप से चालक घायल हो गया। तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने किसी तरह से ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से बचाया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस वसूलने पर रोक लगाई गई थी। याचिका में कोर्ट से फीस के लिए राहत देने की मांग की गई है। इसमें स्कूलों के तरफ से बताया गया है कि वे टीचिंग, नॉन टीचिंग, बिजली बिल और दूसरे व्यय के लिए ट्यूशन फीस पर निर्भर रहते हैं। 1 सप्ताह के बाद अब पूरे मामले की सुनवाई रखी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राखड़ बांध से हो रहे प्रदूषण और लोगों के बीमार होने पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई। इसमें हाईकोर्ट ने बाल्को प्रबंधन, केंद्रीय और राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया। आपको बता दें कि बाल्को में 1200 मेगावाट के प्लांट के लिए पुराने राखड़ बांध का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए नया बांध नहीं बनाया गया। इस वजह से पूरे शहर में धूल जमा हो रही है, भूमिगत जल तक प्रदूषित हो गया है और इसके कारण लोग बुरी तरह से बीमार भी पड़ रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।